इस वीडियो को देखने के बाद ना तुम लोग खुद के चाटे मारोगे कि तुमने इंडियन मीडिया को देखा ही क्यों। पहले हमें लगता था कि भैया ट्रंप ना रोल करता है और रोज रोज उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, पर भाई उतना चंट आदमी है ना ये। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के अंदर घुन्ना बदमाश बन के बैठा था और खुद की रोजी रोटी बना के निकला और एंड के अंदर फंसाया किसको? यूक्रेन को, जिसको पहले भाई भाई बोलते थे। देखो सबसे पहले ना थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं कि भैया यूक्रेन और रशिया की वोट चल भी क्यों रही है। तुम में से काफी लोग इसमें नए होंगे और काफी लोगों ने 2 साल पहले की न्यूज है भूल चुके होंगे कि भैया क्यों लड़ रहे हैं लोग। तो ये जो यूक्रेन और रशिया की ऑफिशियल फाइट शुरू हुई थी, ये हुई थी 24 फरवरी 2022 के अंदर। 2023 चला गया, 24 चला गया और 25 भी चला गया। 3.5 साल होने वाले इनको लड़ते हुए और आज तक इनका कोई राजीनामा नहीं करवा पाया। और अगर ग्राउंड रियलिटी पे देखा जाए तो कभी यूक्रेन रशिया के ऊपर भारी पड़ता है और कभी रशिया यूक्रेन के ऊपर भारी पड़ता है। बट अगर ओवरऑल अभी ग्राउंड पोजीशंस देखी जाए तो काफी सारे यूक्रेन के एरिया को रशिया ने कब्जा कर रखा है। अभी ये ऑफिशियल फाइट तो 2010 के अंदर शुरू हुई थी, पर ये जो लड़ाई का रीजन था ना, ये 2010 से चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि 2010 से पहले यूक्रेन और रशिया की कोई हिस्ट्री नहीं है, वो भी है, पर उतनी बताऊंगा तो तुम लोग बोर हो जाओगे। तो 2010 के अंदर क्या हुआ, रशिया ना बहुत बड़ा था और वो क्या करता था, अपने आसपास की कंट्रीज के ऊपर ना अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश करता था। तो क्या हुआ, यूक्रेन के अंदर इलेक्शन हुए 2010 के अंदर और एक प्रेसिडेंट चुन के आया। और वो जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट था ना, वो प्रो रशिया था। तो उन्होंने क्या किया कि यूक्रेन की एक लैंड थी जिसका नाम था क्रीमिया, वो क्रीमिया की लैंड को रशिया को दे दिया अपनी मिलिट्री ट्रूप्स को सेट करने के लिए। और एक बढ़िया सी डील करी गई, जिस डील के अंदर ये था कि भैया रशिया क्रीमिया के अंदर अपना मिलिट्री बेस बना सकता है, जिसके अंदर 25,000 ट्रूप्स को ला सकता है और उसी एरिया के अंदर अपना एयर बेस भी बना सकता है। और ये वाली डील सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस के अंदर हुई थी, जिसके अंदर रशियन प्रेसिडेंट का इन्फ्लुएंस चल रहा था यूक्रेन के प्रेसिडेंट के ऊपर। देन क्या होता है कि भैया वहां के लोगों को थोड़ा समझ आता है कि भैया ये चीज जो भी हो रही है ये तो गलत है। अलग अलग विचारधारा के लोग पनपने लग जाते हैं, कुछ लोग प्रो रशिया होते हैं, कुछ लोग प्रो यूक्रेन होते हैं और वाद विवाद होना शुरू हो जाता है। और 2014 के अंदर ये जो प्रेसिडेंट बनाया होता है ना, ये भाग जाता है और फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं और एक प्रेसिडेंट चुना जाता है जो एंटी रशिया होता है। जो दोबारा प्रेसिडेंट चुना जाता है ना, उसको रशियन कंट्री पसंद नहीं होती और वो उसका अलाय भी नहीं बनना चाहता। तो उसका कहना बहुत सिंपल था कि भैया एक काम करो, क्रीमिया हमको वापस कर दो। और 2010 से लेके 2014 के बीच में ना क्रीमिया के ऊपर रशिया ने ना पूरा कंट्रोल ले लिया था। रशिया के 25,000 ट्रूप्स ऑलरेडी क्रीमिया के अंदर ही बैठे थे और रशियन ट्रूप्स का ये कहना था कि भैया हम लोग तो डील के अकॉर्डिंग ही बैठे हैं ना, अभी एकदम से आके आप लोग बोलो कि भैया डील को चेंज करना है, तो ऐसे थोड़ी होता है। और 2014 के अंदर जब सरकार को पलटा गया था ना, उस टाइम पे ना काफी सारे लोग थे जो प्रो रशिया भी थे। तो उन लोगों ने क्या किया, अपना एक संगठन बनाया और यूक्रेन की 2 स्टेट्स के ऊपर कब्जा कर लिया। अभी कब्जा करने के लिए उनको वेपन चाहिए, कब्जा करने के लिए उनको पावर चाहिए, कब्जा करने के लिए उनको पैसा चाहिए। और यूक्रेन क्या कर रहा था, उनको बैकफुट पे सपोर्ट किए जा रहा था ये सारी चीजों को लेके। और ये जो 2 सिटीज थी ना, ये रशिया की बाउंड्री से लगती थी और इसको भी रशिया ने ही चूज किया था, क्योंकि रशिया इसको कब से ऑक्यूपाई करना चाहता था, क्योंकि इसके अंदर ना हैवी मिनरल्स थे। और रशिया चाहता था कि भैया इसका पूरा कंट्रोल मेरे ऊपर आ जाए, उसके बाद मैं माइनिंग करूंगा और इस सारे सामान को बाहर बेचूंगा। और यूक्रेन को ये सारी चीजें पहले से ही पता थी, तो वो लोग क्या कर रहे थे, अपने डोनबास एरिया को ना रीएक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे मैंने बताया कि 2 स्टेट्स थे जो यूक्रेन से अलग हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया, हाफ ऑफ स्टेट्स को तो एक्वायर कर लिया था। बचे जो हाफ ऑफ स्टेट्स थे ना, उसके अंदर रशिया की डोमिनेंस इतनी बढ़ गई थी, उन्होंने इतने वेपन्स पहुंचा दिए थे कि यूक्रेन की मिलिट्री उनको रीएक्वायर कर ही नहीं पा रही थी। अभी रशिया कभी मानता नहीं था कि उन्होंने डोनबास को सेटल करने के लिए अपनी मिलिट्री एड दी है, तो उन्होंने ना कभी ऑफिशियली ये चीज बोली ही नहीं कि भैया डोनबास हमारी कंट्री का हिस्सा है, वो बस यूक्रेन से अलग हो चुका है। बट क्रीमिया के ऊपर वो पूरी तरह से कब्जा कर चुके थे, उनकी मिलिट्री वहां पहुंच चुकी थी। और जैसे यूक्रेन ने बोला कि भैया अपनी मिलिट्री हटाओ, रशिया भी लाइक कि भैया हम तो यहीं रहेंगे अब। और रशिया क्या कर रहा था, वो ना अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता था, वो ऐसा शो करना चाहता था कि भैया हम तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। यूक्रेन के 2 एरिया के अंदर प्रॉब्लम है, 2 स्टेट्स है जो कि है डोनबास, उसके अंदर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, सिविल फाइट चल रही है, हम तो भैया दूर बैठ के सिर्फ देख रहे हैं। और रही बात क्रीमिया की, तो भैया उन्होंने खुद साइन करके दिया है, तो जितने टाइम तक के लिए साइन हुआ उतना टाइम तो हम वहीं पे रहेंगे, उसके बाद शायद छोड़ देंगे। और इसी चीज को फिक्स करने के लिए ना डोनबास को 2 अलग कंट्रीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया। एक कंट्री का नाम रखा गया डोनास पीपल रिपब्लिक और दूसरी कंट्री का नाम रखा गया लोहाना पीपल रिपब्लिक। अब ये नाम के लिए तो दूसरी कंट्रीज थी, पर इनको कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ रशिया ही करता था। ऑल्दो उसके अंदर उनके इलेक्शंस भी होते थे, उनकी सरकार भी बनती थी, पर पूरा पूरा रशिया के अंडर ही है भाई। और 2014 से लेके 2022 तक एक एरिया को रशिया ने डायरेक्टली और एक को इनडायरेक्टली कब्जा करके रखा हुआ था। और यूक्रेन ना काफी छोटी कंट्री है, तो वो ना डरती थी हमेशा रशिया से। उनकी सिर्फ एक छोटी सी मांग थी कि भैया हमारे दोनों एरियाज को हमें वापस कर दो और हमको नेटो के अंदर ले लो। अभी नेटो क्या चीज है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नेटो ना 32 कंट्रीज का एक ग्रुप है, जिसके अंदर यूएस भी पार्टिसिपेट करता है, इटली भी करता है, जर्मनी भी करता है और काफी सारी कंट्रीज है। अभी नेटो को फॉर्म किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और ये चीज इसलिए की गई थी कि भैया सारे के सारे मिलजुल के रहे। अभी नेटो की कोई भी कंट्री ना आपस में एक दूसरे से फाइट नहीं करती, वो बैठ के ना सुलझा लेती है। और इन्होंने एक रूल बना रखा है जिसका नाम है आर्टिकल 5। अभी आर्टिकल 5 क्या करता है, तुम्हें एक एग्जांपल से बता देता हूं। मान के चलो कि यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाता है और कल को रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर देता है, तो यूक्रेन तो रशिया के ऊपर वापस अटैक करेगा ही करेगा। साथ में जो 32 कंट्रीज होगी ना, ये भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मिलिट्री अटैक कर देगी रशिया के ऊपर। इसी चीज को बोलते हैं आर्टिकल 5 कि भैया अगर आपने हमारे नेटो के किसी भी
एक कंट्री से भी फाइट करी ना तो हम लोग मानेंगे कि आपने हम सबसे फाइट करी है, तो हम सारे के सारे लोग एकजुट हो जाएंगे। इसी को आर्टिकल 5 का नाम दिया गया। अभी आर्टिकल 5 इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि आगे भी तुम्हारे थोड़ा काम आएगा, तो सुन के चलो। अभी यूक्रेन क्या है, यूक्रेन छोटा सा है और वो यूरोप के अंदर आता है, और यूक्रेन के अंदर जो मैक्सिमम कंट्रीज आती है ना वो ऑलरेडी नेटो का पार्ट बनी हुई है। तो यूक्रेन ने बोला कि भैया मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, एक काम करो मुझे भी नेटो के अंदर जोड़ लो। और नेटो वाले बोल रहे थे कि चलो यार बैठते हैं बात करते हैं। और रशिया की साइड से ना एक बहुत सॉलिड नो आ रहा था कि भैया यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं बनना चाहिए। अभी रशिया ये चीज क्यों बोल रहा था कि भैया यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं बनना चाहिए? इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि यूक्रेन और रशिया का बॉर्डर आपस में मिलता है, और अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाता तो यूएसए की मिलिट्री यूक्रेन के बॉर्डर पे खड़ी होती रशिया से फाइट करने के लिए, क्योंकि यूएसए भी उनका पार्ट है और उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है। तो रशिया भी लाइक कि भाई मैं नहीं चाहता कि मेरी कंट्री के बॉर्डर के ऊपर किसी और कंट्री की मिसाइल्स आगे रुके। तो अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बनने की कोशिश भी करता तो उससे पहले हम लोग यूक्रेन के ऊपर अटैक कर देंगे। एंड यूक्रेन भी लाइक कि भाई हमको तो खुद को प्रोटेक्ट करना है, आप लोग तो हमारे ऊपर छोटे मोटे अटैक करते ही रहते हो, तो भैया मुझे तो नेटो का पार्ट बनना है। और ये सारी कॉन्वर्सेशन चलते टाइम 24 फरवरी 2022 के अंदर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक फुल फ्लैश मिलिट्री एक्शन ले लिया, और ये फाइट पिछले 3-3.5 सालों से आज तक चल रही है। अगर अभी आप लोग ये वीडियो को देख रहे हो और इनकी सुलह नहीं हुई है तो अभी भी वो लोग लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पे तोपे गिर रही है, कहीं ना कहीं पे लोग मर रहे हैं। 3.5 साल से कंटिन्यूअसली चलता ही जा रहा है। अभी जैसे 24 फरवरी 2022 के अंदर यूक्रेन के ऊपर एक्शन लिया गया था ना, उस टाइम पे यूक्रेन भी लाइक कि भैया इंडिया मेरी मदद करो। क्या प्रेसिडेंट ने पब्लिकली आगे बोला था कि भैया इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो हमारी मदद कर सकती है। उन्होंने इंडिया से मदद मांगी, उन्होंने यूएस से मदद मांगी, उन्होंने यूरोप से मदद मांगी, और सबने उनकी मदद करी इंडिया का छोड़ के। हाँ, इंडिया ने शायद थोड़ी बहुत फ्री मेडिसिन सप्लाई करी थी, पर वो बहुत थोड़ी थी। और इंडिया का ये कहना था भाई हम तो खुद ही गरीब है, हम कहां से मदद करते, तुम लोग अपना लड़ो ना यार। बस हम लोग ये बोलते हैं कि जो भी लड़ाई हो रही है ना वो गलत हो रही है, बैठ के बात करना चाहिए। तो इंडिया इसके अंदर पूरा डिप्लोमेटिक चल रहा था और रशिया की सपोर्ट कर रहा था कि भैया जो करना है करो। जिसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि रशिया ने पहले इंडिया की मिलिट्री एक्शंस के अंदर इंडिया का बहुत सपोर्ट कर रखा है। तो इंडिया की साइड से तो सपोर्ट मिला नहीं, पर यूएसए ने दबा के सपोर्ट किया, उनको भर भर के मिसाइलें दी, भर भर के टैंक्स दिए, भर भर के बम दिए, और ये जो सारी चीजें दी जा रही थी ना इसको बोला जा रहा था एड। अभी ये एड का मतलब क्या होता है तुम लोग पहले वो समझ लो। एड का मतलब होता है सपोर्ट की, भैया आपको जरूरत है हमने दान कर दिया। अभी दान किया हुआ पैसा वापस थोड़ी मांगा जाता है। तुम लोग किसी गरीब को कुछ भी दान कर देते हो, कोई भी एड दे देते हो, कोई भी मदद दे देते हो, तो वापस थोड़ी मांगते हो। बट भाई यूएस के केस में ऐसा नहीं होता, अभी पैसा वापस भी करना पड़ेगा और इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा। क्या मतलब पहले यूएस ने बोला था कि भैया लड़ो ना, अपना हक का मारो, और लड़ाई करने के लिए यूएस ने पैसे भी दिए, बम भी दिए, और उसके बाद आगे कह रहे रिफंड दे दो। एग्जैक्टली यूएसए ने ऐसे ही किया है। अभी 2.5-3 सालों तक लड़ाई चलती रही, यूएस ने बहुत सारा पैसा और अपने बमों को यूक्रेन को सप्लाई कर दिया। उसके बाद प्रेसिडेंट बनते हैं हमारे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को बुलाते हैं और उसके साथ एक मीटिंग रखते हैं व्हाइट हाउस के अंदर। और उस आदमी को वहां बुलाने का सिर्फ एक ही एजेंडा था और वो है जलील करना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम लोग इंटरनेट के ऊपर वीडियोस देख सकते हो। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को ये बोला कि भैया तुम्हारा देश जो आज खत्म हो रहा है, जो इसमें इतने बम गिर रहे हैं ना, उसका रिस्पॉन्सिबल तू है। तू नहीं आ रहा पीस टॉक करने के लिए, तू नहीं मान रहा रशिया के आगे हार। जितने भी लोग मरे हैं ना उसका रिस्पॉन्सिबल ज़ेलेंस्की है। और यूएसए ने तुम्हारा इतना सपोर्ट किया, तुमने आज तक थैंक यू नहीं बोला हमें, अभी भी तुमने थैंक यू क्यों नहीं बोला हमें? ज़ेलेंस्की व्हाई आर यू नॉट ग्रेटफुल? एग्जैक्टली ट्रंप के यही वर्ड्स थे भाई। उनकी मीडिया खड़ी है सामने और वो ज़ेलेंस्की को बोल रहे हैं कि भैया आप लोग कोट पैंट क्यों डाल के नहीं आए, आपके पास कोई कोट पैंट है भी या फिर नहीं है? एंड बेइज्जती करके ज़ेलेंस्की को वहां से बाहर भगा दिया। उसके बाद ज़ेलेंस्की ने क्या किया कि भैया यूएस तो अभी सपोर्ट करेगा नहीं, करेगा भी तो थोड़ी बहुत करेगा, तो वो भाग के यूरोप के पास चला गया और उसको सपोर्ट मिलती रही। और अभी तक भी उस बात को 4-6 महीने हो चुके हैं और ज़ेलेंस्की फाइट कर रहा है। देन ट्रंप ने दोबारा आगे इनिशिएटिव लिया कि भैया एक काम करते हैं, मिल बांट के बातें करते हैं और ये लड़ाई को खत्म करते हैं। तो सबसे पहले ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने पुतिन को बुलाया अपने यूएस के अंदर। इसका कोर एजेंडा यही था कि आओ जनाब बैठते हैं, बातें करते हैं। बट ना हर आदमी ट्रंप से सिर्फ एक ही चीज एक्सपेक्ट कर रहा था, और वो ये था कि भैया जैसे ही पुतिन यूएस के अंदर आएगा ना, ट्रंप उसकी धोती खोल देगा। वो उसको बोलेगा कि भैया आप लोगों ने जेनोसाइड क्यों कर रखा है, आपने यूक्रेन के ऊपर अटैक क्यों कर रखा है, क्यों नहीं छोड़ रहे हो उसको वापस, और ऐसे टाइप की कॉन्वर्सेशंस होंगी। इन रियलिटी हुआ क्या, इसका 1% भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को बोला कि भैया आप अपनी कंडीशंस बताओ जिसके ऊपर हम लोग राजीनामा करवा सके। पुतिन ने अपनी कंडीशंस दी कि भैया यूक्रेन नेटो ज्वाइन नहीं करना चाहिए। पुतिन ने अपनी दूसरी कंडीशन दी कि भैया हमने जितने एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया वो हमारा ही होना चाहिए, क्योंकि भाई 3 साल से लड़ रहे हैं, जितने भी हमारी मिलिट्री अंदर घुस चुकी है वो एरिया अब हमारा है। तो अगर यूक्रेन वाले मान जाते हैं तो भाई बहुत बढ़िया बात है, और नहीं मानते तो भैया लड़ते रहो। ये सारी की सारी एक तरफा कॉन्वर्सेशन होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आके बोलते कि भैया सारी चीजें ना ज़ेलेंस्की के हाथ में है, वो चाहे तो लड़ाई को आज के आज खत्म कर दे, और अगर वो लड़ाई को खत्म नहीं कर रहे हैं तो ये उनकी गलती है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि पूरे के पूरे नैरेटिव को चेंज कर दिया गया। जहां पे पहले पब्लिक इमेज बनाई जा रही है कि भैया इंडिया रशिया का तेल खरीद रहा है और इंडिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है जेनोसाइड करने के लिए। वो जो यूक्रेन के अंदर इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं ना, उसके अंदर इंडिया का हाथ है, क्योंकि इंडिया रशिया का तेल खरीद रहा है। अगर इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम है रशिया से, तो रशियन प्रेसिडेंट को यूएस के अंदर बुला के सम्मानित क्यों किया है? जब रशियन प्रेसिडेंट नीचे उतरा था ना, नीचे उसके रेड कारपेट बिछा रखा था, ऊपर से B2 बॉम्बर्स उड़ाए जा रहे हैं उसके सम्मान के लिए। ऐसा क्या ही
ही करके आया है वो आदमी। अगर यूएस के अकॉर्डिंग पुतिन इतना घटिया आदमी है तो इतना क्रेजी सामान क्यों दिया जा रहा है? जब भी बिल फाड़ने की बात आती है, सारा का सारा ब्लेम लगाने की बात आती है, तो इंडिया चाइना पे लगा देते हैं कि भैया ये लोग तेल खरीद रहे हैं। पुतिन ने यूएस के अंदर जाके डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े होकर ये चीज बोली है कि भैया जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं ना, यूएस से और रशिया का ट्रेड 20% से बढ़ चुका है। समझ रहे हो तुम? 20% से ट्रेड बढ़ चुका है। पर फिर भी सारा ब्लेम कहां लगाया जाएगा? भैया इंडिया पे लगाया जाएगा। उन पे टैरिफ लगा के दिखा देंगे भैया हम तो बदला ले रहे हैं। यूरोप पूरा का पूरा सामान रशिया से ले रहा है, यूएस से अपना ट्रेड बढ़ा रहा है रशिया से, और इंडिया को बोल रहे हैं भाई कम कर दो। तो ये सारी की सारी मीटिंग हुई 15 अगस्त को, और 18 अगस्त की एक और मीटिंग रखी गई जो अभी आज ही हुई है। और उस मीटिंग का क्या कंक्लूजन निकला वो चीज बताने से पहले यूएस की एक बढ़िया सी चीज बता देता हूं तुम्हें। याद है मैंने तुम्हें बताया था कि भैया यूएसए ने यूक्रेन को लड़ाई करने के लिए पूरा सपोर्ट किया था 3 साल। उसके बाद ज़ेलेंस्की को बुला के बेइज्जती करके भगा दिया। Russia. I don't want a ceasefire. You don't have the cards right now. You're gambling with World War III. He's not speaking loudly. Wait a minute. No. You've done a lot of talking. You're in no position to dictate what we're going to feel. ये सारे इंसिडेंट के बाद और रशिया के यूएस से विजिट करने से पहले भी एक चीज बीच में हुई थी जिसको मैं मेंशन करना भूल गया, और वो थी यूएसए और यूक्रेन की मिनरल डील। अभी ये डील क्या है इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। यूएसए ने बोला कि भैया आप लोगों को हमें पैसे तो देने ही है क्योंकि हम लोगों ने आपको इतना सपोर्ट किया। अभी सपोर्ट किस नाम पे किया था? वो तो एड के नाम पे किया था, और वो पैसा तो कभी वापस देना ही नहीं होता। बट डोनाल्ड ट्रंप मिला कि भैया हराम का पैसा थोड़ी था, पैसा तो आपको वापस करना ही पड़ेगा। देखो, और अगर आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है क्योंकि आप लोग तो वॉर के अंदर फंसे पड़े हो, आप लोग तो पहले ही कर्जे के अंदर, आप पे पैसे कहां से आएंगे? तो एक काम करते हैं, हम लोग आपके देश के अंदर माइनिंग शुरू करते हैं। माइनिंग करेंगे, देखो भैया यूएसए की कंपनी, और उसके अंदर से जितनी भी प्रोडक्ट्स को माइन किया जाएगा ना उसका रेवेन्यू 50-50% कर लेंगे। अभी यूक्रेन के अंदर माइनिंग हो रही है तो यूक्रेन को पैसे मिलने चाहिए, रशिया का 50% कैसे बनता है? रशिया भी लाइक कि भैया हम लोगों ने जो एड में तुम्हें पैसे दिए वो वापस नहीं लेंगे, बस यूएसए की कंपनीज को यूक्रेन के अंदर माइनिंग करने दो। और रशिया ने पूरी की पूरी डील को ऐसे पैक करके बेचा ना कि भैया इसमें यूक्रेन का ही फायदा है। रशिया आगे बोलता है कि भैया यूक्रेन के पास अभी माइनिंग करने के पैसे तो है नहीं, हम लोग अपनी कंपनीज भिजवाएंगे, माइनिंग करवा देंगे, और जो माइनिंग करके सामान आएगा ना उसका 50% यूक्रेन को दे देंगे, जो पूरा उनका है, पर उसका 50% दे देंगे, जिसको बेच के वो लोग अपने कर्जे चुका सकते हैं, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अरे उनका देश बढ़े ना बढ़े, आपका देश बढ़ रहा है जनाब। जो चीज उनकी 100% थी 50% आपने छीन लिया और दिखा ऐसे रहे हो कि भैया 50% से देश बदल जाएगा। अरे 100% से बदलता शायद, पर ठीक है भैया आप लोगों ने एड दे रखी थी, आपके पास अपर हैंड है, आप लोगों ने भैया छीन लिया। डील हो चुकी है कि भैया जितने भी मिनरल्स को माइन किया जाएगा उसका 50% ले जाएगा यूएस से। अभी चलते हैं जो 18 अगस्त 2025 को इनकी डील हो रही है। 15 अगस्त 2025 को ट्रंप और पुतिन मिले थे और उन्होंने बोला था कि भैया 18 तारीख को मैं ज़ेलेंस्की से मिलूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि क्या डील हो रही है। अभी जब ज़ेलेंस्की पिछली बार यूएसए गया था ना तो भैया क्रेजी जलील होके आया था, तो इस बार ना ज़ेलेंस्की भी थोड़ा सा तेज चल लिया। वो बोला भैया मैं अकेले नहीं आऊंगा, मैं कुछ लोगों को अपने साथ लेके आऊंगा। अभी कुछ लोगों को साथ ले जाने के लिए वो अपने देश के लोग भी लेके जा सकता था, अपना कोई मिनिस्टर लेके जा सकता था। उसने क्या किया, बाकी लोगों को बुलाया, और बाकी लोगों में भी छोटे मोटे लोग नहीं है भैया, पूरे यूरोप को ले गया उठा के। मैं बताता हूँ उस मीटिंग के अंदर ज़ेलेंस्की के साथ कौन कौन गया था। उस मीटिंग के अंदर गए थे चांसलर ऑफ जर्मनी, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, और इन सबके साथ साथ नेटो के सेक्रेटरी जनरल भी गए थे। अभी ज़ेलेंस्की जनाब ये पूरी की पूरी टीम लेके गए थे क्योंकि भैया डोनाल्ड ट्रंप उसके ऊपर हावी ना हो जाए, क्योंकि ट्रंप का ना फेस बहुत क्लियर दिख रहा है। वो आदमी अभी बना हुआ है प्रो रशिया, बन के दिखाता है कि भैया हम लोगों को रशिया से नफरत है, तो जो भी लोग रशिया के साथ काम कर रहे हैं हमको उससे लड़ाई करनी है। पर इन रियल क्या करता है भैया, रशिया के साथ बिजनेस करना बढ़ा देता है। रशिया यूक्रेन को लूट रहा है तो भैया खुद भी यूक्रेन को लूटने पहुंच जाता है। खुलेआम बैठा हुआ रशिया की बुराई करता रहता है, पर जब भी रशियन प्रेसिडेंट यूएसए के अंदर एंटर करते हैं तो भैया इज्जत ही बहुत मिलती है उनको, और ज़ेलेंस्की को बेइज्जती करके भगा देते हैं। तो ये सारे मिलके यूएसए गए कि भैया कोई ना कोई कंक्लूजन के ऊपर डील कर लेते हैं, और बदले में यूएसए ने इनको कुछ ऑफर्स दिया। अभी यूएस ने क्या क्या ऑफर किया वो बता देता हूँ। सबसे पहले यूएस ने मना कर दिया कि भैया यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं कर सकता है। जिस चीज के लिए फाइट शुरू की गई थी कि भैया यूक्रेन को नेटो के अंदर एंट्री लेनी है, वो चीज वो कर ही नहीं सकता है। यूएसए ने नेटो के अंदर एक्सेप्ट करने से यूक्रेन को मना कर दिया, बट बदले में एक चीज बोली कि भैया एक काम करते हैं, हम लोग तुम्हें सपोर्ट दे देंगे, तुम क्या करो ना बस एक बार राजीनामा कर लो, हम लोग ध्यान रखेंगे कल को अगर तुम्हारी कोई लड़ाई होती ना तो हम बचा लेंगे तुम्हें। तुमको नेटो या फिर नेटो का आर्टिकल 5 की सिक्योरिटी तो नहीं मिलेगी, बट हम लोग आर्टिकल 5 जैसी सिक्योरिटी तुम्हें प्रोवाइड करा देंगे। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भैया आर्टिकल 5 का मतलब क्या होता है कि भैया अगर आपके साथ लड़ाई की गई है तो 32 देश मिलकर उस आदमी को हराएंगे, बट ये रहा रशिया, ये रहा यूक्रेन, साथ साथ बॉर्डर मिल रही है और यूएस से बैठा बहुत दूर, तो भैया ये आर्टिकल 5 की सिक्योरिटी कैसे दी जाएगी। और एग्जैक्टली जो मीटिंग हो रही थी उसके अंदर भी यही पूछा गया कि भैया आर्टिकल 5 टाइप सिक्योरिटी का मतलब क्या, आप थोड़ा एक्सप्लेन तो करो ना। बाकी अगर एट द एंड बताऊं तो भैया कोई डील नहीं हुई है, वो कह रहे हैं भैया सोच के बताते हैं, आप चीजें थोड़ी क्लियर करो, आप बातें क्या कर रहे हो। और अभी अंदर की बात है बाहर नहीं आई है, ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं कि भैया यूएस के प्रेसिडेंट ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बोले कि भैया अपनी जमीन को सेक्रीफाइस कर दो, एंड यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बोले कि भैया हम लोग पीस के लिए अपने
लैंड को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, हम लोग लड़ते रहेंगे भैया, हम लोग सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। इस सारे डिस्कशन के बाद ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने आगे ट्वीट कर दिया अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर। उन्होंने आगे बोला कि भैया अगर यूक्रेन चाहे तो आज की आज लड़ाई खत्म कर ले। रही बात मिनरल डील की, तो भैया वो तो यूएसए ऑलरेडी साइन कर चुका है यूक्रेन का फायदा उठाने के लिए। रही बात क्रीमिया की, तो भैया वो बहुत पुराना मैटर है, उसके अंदर तो हम लोग हाथ देंगे नहीं, वो तुम्हारा आपस का मैटर है और 12 साल पुराना मैटर है। उस टाइम पे ओबामा प्रेसिडेंट थे और उन्होंने तुम्हारी सुलह करवा दी थी, जो सुलह हुई थी उसी को मान के चलो। और सुलह यही हुई थी कि भैया क्रीमिया रशिया का पार्ट बन गया। भी रही बात डोनबास एरिया की, रशिया कहता है भैया अब तो वो एरिया हमारा ही, हमने कब्जा लिया, और उसके साथ साथ आसपास का एरिया भी कब्जा लिया। और रशिया कहता है कि भैया लड़ाई तभी बंद करेंगे जब ये सारा का सारा एरिया भैया हमारा हो जाएगा। और यूक्रेन कह रहा है कि भैया हम तो नहीं होने देंगे, हम लोग तो सेक्रीफाइस करेंगे ही नहीं। और इस चीज के ऊपर यूएसए कह रहा है कि भैया देखो 2-3 पॉसिबिलिटीज है, जो खेलना चाहो खेल सकते हो। या तो भैया लैंड सेक्रीफाइस कर दो, नेटो के अंदर हम लोग तुमको वैसे नहीं घुसने देंगे और मिनरल भी तुम्हारे हाथ से चले गए। या फिर दूसरी चीज पे आ जाओ कि भैया मिनरल तो तुम्हारे हाथ से चले ही गए, लैंड तो तुम सेक्रीफाइस कर ही चुके हो क्योंकि तुम लोग वॉर हार रहे हो, और नेटो के अंदर तो हम लोग तुम्हें वैसे ही नहीं ले रहे हैं, बट और ज्यादा लड़ाई करके अपनी और ज्यादा तबाही करनी है तो करते रहो। मतलब यूक्रेन जिस चीज को जीतने के लिए लड़ाई कर रहा था ना, उससे ज्यादा अभी हार चुका है। और जो जो लोग उसका सपोर्ट करने का नाटक कर रहे थे ना, वो उनको लूट चुके हैं। 2022 के अंदर ना यूक्रेन रशिया से डरा हुआ था, अभी आज 3 साल बाद उनकी कंडीशन देख लो तो भैया वो सिर्फ डरे नहीं हुए, उनकी इकोनॉमी ठप हो चुकी है, उनके आधे से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुके हैं, उनके आधे मिनरल्स यूएस के पास जा चुके हैं, 19 से 20% लैंड को रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया है, और उनके प्रेसिडेंट को व्हाइट हाउस के अंदर बुला के बेइज्जती करके भगा देते हैं। इन सारे बड़े प्लेयर्स ने मिलकर एक आदमी को निचोड़ा और वो है यूक्रेन। और एंड में बोल दिया जाएगा कि भैया इंडिया बहुत घटिया है, ठीक है भैया बोल दो, हम तो वैसे विक्टिम है, थोड़ा सा विक्टिम कार्ड भी खेल लेंगे, क्या ही हो जाएगा। बाकी तुम लोगों को वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वोट चोरी के ऊपर वीडियो देखनी है तो यहाँ पे आ रही होगी, बड़ी क्रेजी वीडियो, तुमने नहीं देखी तो तुम्हें देखनी चाहिए। और तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए मुझे कमेंट करके बताओ।